चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम RS प्री 2018 भर्ती परीक्षा के 51 से लेके आगे तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणिता उत्तरदायी है। त्रिगुणिता का अर्थ है कि तीन, ये आप ये जानते हैं कि 23 जोड़ी गुणसूत्र कुल होते हैं, यानी कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 21वें नंबर की जो जोड़ी है उसमें 3 गुणसूत्र हो जाते हैं 2 की बजाय। तो इसके कारण से जो रोग होता है उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये सभी जो रोग है ये गुणसूत्रों के कमी या वृद्धि के कारण ही होने वाले रोग हैं। लेकिन 21वीं जोड़ी में जो है 3 गुणसूत्र होने से कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और इसे डाउन सिंड्रोम रोग कहते हैं। तो बहुत से रोग हैं, जैसे हीमोफोलिया है, हीमीफीलिया, तो इसमें रक्त का थक्का जल्दी से नहीं जमता है। टर्नर सिंड्रोम जो है महिलाओं का है, इसमें 45 ही गुणसूत्र होते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम फिर पुरुषों का है, इसमें भी 47 गुणसूत्र होते हैं। चलिए, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को, तो ग्रीन हाउस गैस से जो मानव गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है उनकी मात्रा को मापने के लिए कार्बन पदचिन्ह या कार्बन फुटप्रिंट जो है कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन। एसिड रेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? एसिड रेन जो है कुछ जो प्रदूषक वातावरण में जो छोड़े जाते हैं और वो जब नमी के साथ मिल जाते हैं तो नमी के साथ मिलके जो है अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं और जब वर्षा होती है तो वो उसके साथ ही वापस धरातल पे गिरते हैं। तो इसमें 2 अम्ल बनते हैं, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये बनते हैं मूल रूप से नाइट्रस ऑक्साइड जो नमी के साथ मिल जाता है तो नाइट्रिक अम्ल बना देता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है नमी के साथ मिलकर। तो ये मुख्य इसके घटक हैं। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया है? वृक्ष से हटाकर उसको घास माना गया है और वो है बांस। बांस को वृक्ष न मान के अब घास कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है डीएनए जो टेस्ट है उसे कहा गया है और इसमें माता पिता का पता लगाने, अपराधियों की पहचान करने आदि में इसका प्रयोग होता है। 2 जो व्यक्ति होते हैं उनका 99% डीएनए एक सा होता है, लेकिन 1% जो डीएनए है वो अलग होता है और उसी के आधार पर वैज्ञानिक पता लगाते हैं। तो ये 1% अलग होना ही उसकी बहुरूपता को प्रदर्शित करता है। तो सही उत्तर है डीएनए बहुरूपता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? कंपोस्ट खाद आप जानते हैं केचुए का उपयोग करके बनाई जाती है, और इसमें देखिए आप कुछ ये जो कथन है इनको देखिए। इसमें जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। एक गड्ढा बनाया जाता है, उसमें जो है कचरा डाला जाता है। अब कचरा कौन सा है अभी हम देख सकते हैं। इसमें कचरे को जो है बायोडिग्रेड करते हैं और फिर उसमें केचुए को छोड़ दिया जाता है। तो केचुआ क्या होता है कि उस डिग्रेडेशन की गति को बढ़ा देता है। तो अगला देखिए, इसमें कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, ये भी ठीक है। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुआ धीमा कर देता है, ये गलत है। केचुआ जो है उस गति को तेज करता है, तीव्र करता है निम्नीकरण की गति को। और आखिरी देख सकते हैं, निम्नीकृत होने वाले
पदार्थों में कृषि अपशिष्ट जैसे पशुओं का मल मूत्र, सब्जियों के अपशिष्ट, ये सारी चीज़ें, इसी को कचरा इसमें कहा गया है। तो इसी से खाद बनाई जाती है केंचुए की सहायता से, वो है कंपोस्ट खाद। अगला देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल इसरो के सहयोग से बनाता है, इसरो के सहयोग से गास सेल बनाता है, GAAS सेल। और ये जो सेल होते हैं ये अवशोषण करते हैं सौर ऊर्जा का, यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, और ये ज़्यादा मात्रा में अवशोषण कर सकते हैं, इसलिए ये सेल बनाए जाते हैं। ब्लूटूथ और वाईफाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? तो ब्लूटूथ वाईफाई में देखिए, पहला अंतर, जो ब्लूटूथ का जो 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी पट प्रयुक्त होता है, ये बिल्कुल ठीक है, जबकि वाईफाई में 2.4 या 5 गीगाहर्ट्ज आवर्ती पट प्रयुक्त होता है। तो यही अंतर इसमें होगा कि ब्लूटूथ में 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी का पट यूज़ होगा, और वाईफाई में जो है दो ऑप्शन है, 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज। तो ये बिल्कुल ठीक है, बाकी जो है कथन सही नहीं है, सभी गलत है, ये पहला ही एकमात्र इसमें सही कथन है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसरो के कुछ केंद्र है और जगह का नाम है। तो इसरो के केंद्र कहाँ है और इसका मेल हमें करवाना है। तो विक्रम साराभाई जो है त्रिवेंद्रम में ही है, बिल्कुल ठीक है। UR राव जो है वो बेंगलुरु में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है, तो ये इसमें आगे आप देख सकते हैं, ये हैदराबाद यहाँ दिया गया है। और ये अगला जो है भारतीय सुदूर संवेदन, ये जो है देहरादून में है। तो इसमें आप देख सकते हैं उत्तरों के माध्यम से कि बाकी ये पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, और तीसरा और चौथा दोनों ही गलत हो गए, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, एक, केवल ए और बी। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉली हर्बल रक्षा उत्पाद अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित नहीं किया गया? DRDO कुछ मेडिसिन और खाद्य पदार्थों का भी विकास करता है, हर्बल उत्पाद हैं, और औषधियाँ भी बनाता है। उसमें एमटूथ जो औषधि है वो दांतों की बीमारियों से लड़ने के काम आती है। लुकोस्किन जो है त्वचा संबंधी रोगों के निवारण के लिए काम आती है। नॉकटुर्ना जो औषधि है वो यूरिन संबंधी जो रोग हैं उनके निवारण के लिए है। और एग्जिट जो औषधि है वो एक्जिमा जो बीमारी है उससे संबंधित है। अब इसमें ये तीनों 1, 2 और 4 यानी एमटूथ, लुको स्किन और एग्जिट तीनों DRDO ही बनाता है, लेकिन नॉकटुर्ना जो है एक फीरिंग नाम से कंपनी है, फीरिंग, वो इसको बनाती है, फेरिंग कंपनी। तो ये DRDO की नहीं है, बाकी सभी DRDO की है। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र है। DRDO जो हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, ये बहुत से कार्य करता है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है ये, और ये जो है हमारे अस्त्र शस्त्रों के विकास का कार्य तो करता ही करता है, साथ ही साथ औषधियाँ, हर्बल उत्पाद इत्यादि भी बनाता है। अभी आप देख रहे हैं 2G नामक जो दवा है वो DRDO ने ही बनाई है, जो कोरोना को ठीक करने के लिए हाल ही में लॉन्च हुई है, तो वो भी DRDO ने। अब देख लेते हैं ये प्रक्षेपास्त्र यानी जो मिसाइल्स है DRDO ने डेवलप की है, लेकिन इनमें से कौन ऐसी है जो हवा से हवा में मार करती है? तो ये आप देखेंगे तो अस्त्र जो है ये पृथ्वी जो है वो ज़मीन से ज़मीन के लिए है। अग्नि जो है वो भी ज़मीन से ज़मीन, यानी पृथ्वी और अग्नि दोनों ज़मीन से ज़मीन मार करती है।
अस्त्र जो है हवा से हवा में मार करती है और आकाश जो है जमीन से हवा में मार करती है। तो इस प्रकार से सही उत्तर हो गया इसका अस्त्र। चलिए, PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने, ये सबसे ज़्यादा उपग्रह PSLV जो है हमारा उसने लेके गया अंतरिक्ष में, और वो उपग्रहों की संख्या है 104। ये विश्व रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा उपग्रह उसने अंतरिक्ष में एक साथ लेके जाने का। एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻7 मीटर से कम हो कहलाता है। तो नैनो पार्टिकल इसका उत्तर होगा, क्योंकि नैनो पार्टिकल जो है 10⁻7 से कम बताया है। नैनो पार्टिकल जो होता है वो 10�9 होता है, और ये इसने 10⁻7 कहा है, यानी 10⁻7 से कम है 10⁹, इसलिए इसका उत्तर नैनो पार्टिकल है। यानी एक जो है 1 बटा, और फिर आप 1 लिखेंगे और फिर उसके बाद आप 10 जीरो लगाएंगे, वो जो हिस्सा 9 जीरो, माफ़ कीजिए, 9 जीरो लगाएंगे, तो वो जो हिस्सा है वो कहलाता है नैनो पार्टिकल। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमितिक पदनाम का प्रयोग, नैमितिक एक अधिकारी होता था मध्यकाल में राजस्थान में, और वो ज्योतिष संबंधी कार्यों के लिए राज दरबार में होता था। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली, महंत प्यारेलाल हत्याकांड में जो सजा मिली वो क्रांतिकारी केसरी सिंह बारेड़ थे, शाहपुरा के थे, और पूरा परिवार ही आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय था। छोटे भाई इनके प्रताप सिंह, जोरावर सिंह बारेड़, और इनके पुत्र प्रताप सिंह बारेड़ भी। चलिए, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की? ये चार्ल्स मैडकॉफ जो थे, इन्होंने जो है अधीनस्थ संधियों की बातचीत की थी, और हार्डिंग्स के साथ ये बातचीत हुई थी, लॉर्ड हार्डिंग्स के साथ। और इसमें जो है अधीनस्थ संधि का अर्थ होता है कि एक निश्चित राशि का भुगतान कंपनी को किया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और बदले में कंपनी जो है मराठों और पिंडारियों के जो आक्रमण होते थे, मराठों और पिंडारियों के जो आक्रमण होते थे उससे रक्षा का वचन देती थी। तो रियासतों और ईस्ट इंडिया कंपनी में यह संधियाँ हुई। देसी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। ये प्रश्न थोड़ा सा इसमें दिक्कत थी कि ये शब्द यहाँ संयुक्त राजस्थान ठीक नहीं था, राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान शब्द यूज़ होना चाहिए था, लेकिन ये सारी रियासतें जो है उसमें शामिल हो गई थी, लेकिन उदयपुर शामिल नहीं हुई थी। उदयपुर एक्चुअली 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान में गठन में शामिल हुई थी, इसलिए उदयपुर सही उत्तर होगा। 25 मार्च को यही 3 रियासतें थी, इसके अलावा भी थी 9 रियासतें थी, पर ये 3 इसमें मुख्य थी। त्याग भूमि जो एक अखबार है, अखबार निकलता था आज़ादी के आंदोलन के दौरान, उसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे, जो कि अजमेर के थे। हटुंडी में जो है इन्होंने महिला आश्रम कॉलेज की स्थापना की थी। चलिए, अगला है, कुछ मंदिर दिए हैं राजस्थान के और उनका मैच करवाना है। तो देखिए, कामेश्वर जो महादेव मंदिर है वो कहाँ है, शीतलेश्वर कहाँ है? तो ये कुछ मंदिरों का आप देख सकते हैं। कामेश्वर महादेव मंदिर जो है वो पाली में है, तो पहले का तो डी हो जाएगा। इसके बाद शीतलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान का सबसे पुराना तिथि युक्त मंदिर है, और वो झालावाड़ में है, तो इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसके बाद पीपला माता का मंदिर जो है वो जोधपुर में है, और नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में है, तो DCBA यानी सेकंड उत्तर इसका हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? चित्तौड़गढ़ के किले में 2 जैन मंदिर आपको दिखाई देंगे। एक तो 27 देवरी है, यानी 27 देवरियाँ है वहाँ पर, और एक श्रृंगार चौरी आपको दिखाई देगी। ये जो है दोनों ही
जैन मंदिर है, बाकी सभी हिंदू मंदिर है। कुंभा श्याम मंदिर, समदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, ये हिंदू मंदिर हैं। चलिए अगला प्रश्न फिर देखते हैं 71। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित इसमें आरपीएससी ने जो माना है वो नानक राम को माना है। ये बाकी सभी जो चित्रकार थे ये आपके जमुना दास या बक्साराम या नंदराम, ये अलवर शैली के ही चित्रकार थे। कुछ किताबों में नानक राम को भी अलवर शैली का ही चित्रकार माना है, तो ये विवाद भी हुआ था, लेकिन पीएससी ने जो है नानक राम को सही उत्तर माना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो है बोल भारमली जो पुस्तक है उसके जो रचनाकार हैं वो सत्य प्रकाश जोशी है, वो यादवेंद्र शर्मा नहीं है, तो इसलिए यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब ठीक है। सत्य प्रकाश जोशी इसके रचनाकार हैं, तो इसलिए आप इसको सुमेलित जो है नहीं माने, बाकी सब सुमेलित है। गौरी देवी जिस गायन शैली से संबद्ध थी, गौरी देवी जो है राजस्थान की एक लोक गायिका थी, और राजस्थान की एक लोक गायन की शैली है मांड गायकी, उससे संबंधित ये रही। संत नारायणी बाई शिष्या थी। संत नारायण बाई और सहजो बाई दो ये शिष्याएँ थी, और चरणदास जी की थी। चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है, लेकिन इसका प्रभाव राजस्थान में भी अच्छा खासा रहा, खास तौर से मेवात क्षेत्र में राजस्थान के पे। तो ये उनकी ही सहजोबाई और दयाबाई दोनों चरणदास जी की शिष्य थी। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। गरासिया देखिए, गौरी जो है वो भील जनजाति है, दक्षिणी राजस्थान की, वहाँ से है। बम जो है अलवर भरतपुर का है। तेरह ताली कामड़ जाति जो है रामदेव जी की आराधना में ये नृत्य करती है। लेकिन लूर जो है वो गरासियों का है। लूर हुआ, वालर हुआ, कूद हुआ, ये सभी नृत्य गरासियों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम। विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, ये ठीक है, जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में, ये भी ठीक है, चरणदास चोर उनकी एक कहानी है और उसका नाटक के रूप में मंचन किया गया। विजयदान देथा रूपायण संस्थान के सह संस्थापक थे, ये भी ठीक है। इस प्रकार से इसमें दोनों ही कथन ठीक है, एक और दो दोनों सत्य हैं। चलिए सूची 77, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ये कुछ पर्वत चोटियां हैं और इनका मिलान हमें करना है। तो जैसे जालोर की पर्वत चोटी जो है वो झारोला है, सेकंड नंबर। जयपुर की जो है वो बरवाड़ा है, एक नंबर। अलवर की भानगढ़ है, भानगढ़ जो है भूतिया महल, भूतिया किलों के लिए कुख्यात है थोड़ी सी। अब ये सत्य है या नहीं है, पर ऐसा चलता रहता है। और ये थोड़ा सा गलत हो गया, भानगढ़ यहाँ आएगी। और सीकर की जो चोटी है वो रघुनाथगढ़ है। तो ये हो गया 2 1 4 3। तो इसमें देख लेते हैं 2 1 4 3 में पहला ऑप्शन सही निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? विंध्य पर्वत श्रेणी जो है मध्य भारत में स्थित है, और उसका जो है प्रसार हमारा जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है, यानी कोटा, बारा, झालावाड़, उस क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसी का हिस्सा है, और उस क्षेत्र की पहाड़ियाँ को मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अगला ले लेते हैं कुछ ये परियोजनाएं हैं, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं, वो कहाँ हैं? तो आप देख सकते हैं सिद्धमुख जो परियोजना है वो चूरू हनुमानगढ़ की है, तो इसको आप ये ले लें। उसके बाद नर्मदा नदी परियोजना जालोर बाड़मेर की है, तो इसमें आपकी एक हो जाएगा। जवाई परियोजना पाली की है, पाली जोधपुर जालोर, इसमें आपके 3 आ जाएगा, और सॉरी 2। और जाखम परियोजना जो है वो हमारे उदयपुर प्रतापगढ़ की है, तो इसमें अपने 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 4 1 2 3, इसमें भी पहला उत्तर सही हो जाएगा।
राजस्थान में मई जून में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। धूल भरी आंधियाँ राजस्थान में चलती है और उसके लिए जो उत्तरदायी कारण है वो देखिए, इसमें से कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियाँ दक्षिणी पश्चिम हवाओं के समानांतर होना, और जो है अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो पूर्वी हवाओं से वर्षा होती है राजस्थान में, आंधियाँ नहीं आती है। ये थोड़ा सा जिसे पूर्वा कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम से यूँ होना अरावली पहाड़ियों का, उसके कारण आंधियाँ नहीं आती है। उसके कारण यह है कि जो दक्षिणी पश्चिमी शाखा है मानसून की, मानसून जो है वो समानांतर होने से कम वर्षा हमारे यहाँ होती है। तो इसका एकमात्र कारण संवहनीय धाराओं का उत्पन्न होना है। संवहनीय धाराओं में एक क्षेत्र विशेष में जो है तापमान गर्म होने से जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और बाहर से हवा उसको भरने आती है, वही आंधियों का अपने कारण है। तो केवल ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये कुछ कथन दिए गए हैं और संगमरमर जो है नियामक, संगमरमर विकास संरक्षण नियमावली 2002 में बनी है। राजस्थान खनिज नीति 2015 की है, ये ठीक है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2016 की है और राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली संशोधित की गई मई 2016 में। तो ये सभी सही है और इसका उत्तर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक है? तो कुछ खनिज ऐसे हैं जिनका राजस्थान अकेला उत्पादक है, कुछ खनिज ऐसे हैं जिनमें राजस्थान 90% से ज़्यादा उत्पादन करता है। तो अकेला उत्पादक है सीसा जस्ता, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आपके वॉल स्टोनाइट भी ठीक है, सेलेनाइट भी ठीक है। इसी में एक कैल्साइट आ जाता है, कैल्साइट, ये भी राजस्थान ही एकमात्र उत्पादक है। तांबे के उत्पादक भारत के अन्य राज्य भी हैं, चाहे झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो। इनफैक्ट राजस्थान का पहला नंबर भी नहीं है ताम्र उत्पादन में। तो इसलिए ये सही नहीं होगा। ए, से और दे आपके सही हो जाएंगे, इसलिए चौथा उत्तर इसका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2017-18 दिसंबर 17 तक में राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन हुआ? कच्चे तेल का उत्पादन जब भी पूछे तो आप याद रखें, बाड़मेर और जालोर जिले का जो सांचौर क्षेत्र है वो हमारे कच्चे तेल के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है और इसी में ये उत्पादन होता है। 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत क्या थी? तो नगरीय जनसंख्या पूछी है भारत की। 2011 में भारत की जो नगरीय जनसंख्या थी वो लगभग 31% थी और 2011 में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या 24.87%। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित है? देखिए, जस्ता है, सीमेंट भी खनिज पे आधारित है, संगमरमर भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक का खनिज से इतना घनिष्ठ संबंध नहीं है और ये तीनों ही बाकी खनिज से उत्पादित है। तो 1, 2 और 4 इसमें ठीक है, यानी ये इसमें खनिज आधारित 1, 2 और 4, ये आपका तीसरा ए, बी और डी ये हो जाएगा। इसमें 1, 2, 3, 4 लिख दिया, नीचे ऑप्शन में ए, बी, डी लिख दिया। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जो ज़िले हैं वो आपके आएंगे, जिसमें सबसे कम जनसंख्या है बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर में जो है एसटी की जनसंख्या सबसे कम है, इसलिए ये उत्तर इसका हो जाएगा। एसटी लोएस्ट जनसंख्या है इनमें। चलिए, जबकि अधिकतम आपको मिलेगा आपकी बांसवाड़ा और उदयपुर में।
पचभद्रा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी आपको पता ही होगा, पचभद्रा राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में है और वहाँ रिफाइनरी बनाई जा रही है। और ये जो रिफाइनरी है ये HPCL की है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और साथ ही साथ इसमें भागीदार बनाया गया है राजस्थान सरकार को। ये कुछ शुभंकर, हर ज़िले में पशु पक्षियों को शुभंकर बनाया गया है राजस्थान में 2015-16 में। तो ये कौन कौन से हैं, तो देखिए भीलवाड़ा का मोर ठीक है, चूरू का कृष्ण मृग ठीक है, सवाई माधोपुर का शेर न होके बाघ है, टाइगर, ये लोइन हो गया, तो बाघ यानी टाइगर है, और जैसलमेर का गोडावण ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो ये राजस्थान में संयुक्त बैठक ग्राम सभा की हो, इसके लिए नियमों में कुछ जो है व्यवस्था की गई है। तो इसी को हम देखेंगे 89 में, कि 89 में ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं, आप इन चारों को पढ़ लें, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा राजस्थान पंचायती राज उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम। ये जॉइंट बैठक की बात करता है, ग्राम सभा की एक साथ बैठक की। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो 2 मुख्यमंत्री आप इसमें देखेंगे 90 में, वो नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के नेता के पद पर नहीं रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बन गए। उसमें एक है शिवचरण माथुर और एक है अशोक गहलोत। ये दोनों मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं? पूनम चंद बिश्नोई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर सब रहे हैं। ये क्या है, प्रोटेम स्पीकर का अर्थ है कि जब चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो चुनाव के तुरंत बाद एक सबसे वरिष्ठ जो जीता हुआ MLA होता है, वो सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। ये प्रोटेम स्पीकर का कार्य है, और वो एक अस्थायी स्पीकर है, और जो ही स्पीकर का चुनाव हो जाता है उसके बाद वो जो है अपने पद से हट जाता है। चलिए, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव को प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, ये बिल्कुल ठीक है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया, ये विशेषाधिकार इस जो है स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता। इसके लिए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आता है, वो अलग होता है, इसलिए ये कथन गलत हो गया बी वाला। प्रस्ताव हाल की घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित होगा, ये भी ठीक है, और एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तो ये भी कथन इसका सही है। तो A, C और D इसमें सही उत्तर होगा, बी गलत है। विशेषाधिकार हनन का अलग से प्रस्ताव आता है, वो स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं उठाया जा सकता। चलिए, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, यानी कहने का अर्थ है कि राज्यपाल की पहले पूर्व सिफारिश अपेक्षित थी। बिना राज्यपाल की सिफारिश के उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया, और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। यानी किसी पर पूर्व सिफारिश की आवश्यकता थी, पूर्व अनुमति की, लेकिन नहीं किया, विधानसभा में उसको प्रस्तुत कर दिया और विधानसभा ने पारित करके फिर राज्यपाल के पास भेजा। तो अब यह राज्यपाल पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो उसको स्वीकृति दे दे और चाहे तो न दे, यानी इस आधार पर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि पूर्व में अनुमति नहीं दी। तो राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है, और यही इसका उत्तर है। बाकी जो है इसके सभी गलत उत्तर हैं। राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक जो है 1999-2000 है। थोक मूल्य सूचकांक से महंगाई का पता लगाया जाता है कि 1999-2000 में क्या भाव थे
और उसके मुकाबले में आज क्या भाव है, इसकी तुलना करने के लिए सूचकांक का उपयोग किया जाता है। तो ये 99/2000 अभी भी राजस्थान के संदर्भ में बना हुआ है। वर्ष 17-18 में राजस्थान में स्थिर कीमतों पर, यानी स्थिर कीमतें कौन सी, 11-12 की जो कीमतें, उसके आधार पर राज्य की सकल घरेलू उत्पाद जो है देखना है तो कितने प्रतिशत उसमें वृद्धि हुई। तो ये 7.16 वृद्धि हुई थी स्थायी कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर। ठीक है, अगला लेते हैं। हाल ही के वर्षों में राजस्थान के बजट की राजस्व प्राप्तियों में से निम्न में से कौन सा मद सर्वाधिक राजस्व प्रदान करता है। राज्य के बजट में सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान का खुद का जो कर राजस्व होता है, यानी राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है, चाहे वैट हो चाहे अन्य कर हो, उन करों का जो है आय ही सबसे बड़ी मद होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है। ये प्रश्न जब पूछा गया था तो उस समय सबसे ज़्यादा विद्युत क्षमता सूरतगढ़ की थी। राजस्थान सरकार में राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये कहाँ स्थित है। स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना जयपुर में की गई है। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव यानी यूनिक सेल प्रपोजल नहीं है। तो ये देखिए, पैलेस ऑन व्हील्स यहाँ चलता है, किले महल हवेलियों का टूरिज्म होता है, मेले त्योहार का होता है, लेकिन चिकित्सा पर्यटन यहाँ अभी नहीं होता है। तो इसलिए ये नहीं आएगा इसमें चिकित्सा पर्यटन। चिकित्सा पर्यटन वहाँ होता है जब मेडिकल का बहुत बड़ा हब हो और लोग अपना इलाज करवाने आए। राजस्थान में ऐसा अभी कुछ नहीं है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है। तो तेल क्षेत्र राजस्थान के ये जो तेल के कुएं हैं इनको नाम दिए गए हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं कि ऐश्वर्या हमारे यहाँ है, मंगला है, सरस्वती है, पर गंगा नहीं है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा गंगा तेल क्षेत्र यहाँ नहीं है। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और झीलों का जो है रख रखाव, उनकी साफ सफाई के लिए ये कार्य करता है। तो इसमें राजस्थान की भी विभिन्न झीलों का समावेश किया गया है। उसमें फतेह सागर भी है, नक्की झील भी है, और अन्ना सागर या आना सागर जो अजमेर में है वो भी है, पर स्वरूप सागर झील उसमें शामिल नहीं है। अगला देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, यानी मैट्रिक के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत माता पिता की आय और पूर्व परीक्षा के प्राप्तांक का एक निश्चित संयोग रखने वाले विद्यार्थियों को ही वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये निश्चित संयोग क्या है, यानी इनकम न्यूनतम क्या हो, अधिकतम इनकम क्या हो, और परसेंटेज क्या होना चाहिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के। उसका उत्तर 3 सही है। 2 लाख रुपए इनकम हो, 2 लाख से ज़्यादा होगी तो फिर उसको नहीं मिलेगा, और 50% कम से कम उसको प्राप्त हुए हो तो उसको छात्रवृत्ति मिलती है। राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य, स्वावलंबन योजना महिलाओं से संबंधित है, और इस प्रकार ये निर्धन महिलाएं, विधवा परित्यक्ता महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, इनका जीवन स्तर सुधारने के लिए इनको ऋण, आर्थिक सहायता इत्यादि दिए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम यानी एम्पावर किसके द्वारा समर्थित है। तो एम्पावर कार्यक्रम जो हमारे यहाँ चल रहा है, यह अंतर्राष्ट्रीय कोष जो है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और रतन टाटा ट्रस्ट जो है, उन दोनों के सहयोग से हमारे यहाँ संचालित है। राजस्थान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य किया गया। फव्वारा सिंचाई व्यवस्था जो है हमारे जो पानी नर्मदा का पानी आ रहा है जालोर और बाड़मेर में, उसमें अनिवार्य है, बिना फव्वारा के जो है उसमें सिंचाई नहीं की जा सकती।
राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में स्थित है। डुमाड़ा गांव जो है वहाँ पास में स्थित है। एक प्रश्न अलग से इसी को पूछा गया था किसी परीक्षा में, उसमें तबीजी लिखा था। तो ये एक्चुअली दोनों ही गांव है, इधर डुमाड़ा इधर तबीजी, और बीच में ये गांव स्थित, ये मसाला केंद्र स्थित है। इसलिए जो भी इसमें ऑप्शन आए आप देख सकते हैं। राजस्थान में सौर वेधशाला, सौर वेधशाला आप जानते हैं उदयपुर में है। उदयपुर में जो है सौर जो भी सूर्य ग्रहण होते हैं या सौर संबंधी अन्य शोध ये करती है। और राजस्थान सरकार ने मौसमी और गैर मौसमी संक्रमणीय बीमारियों के साथ साथ विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाने वाली बीमारियों के रुझानों पर निगरानी रखने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर जारी किया है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है, इस सॉफ्टवेयर का नाम है निदान। निदान जो है बीमारियों पर निगरानी और जो है वॉच रखने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और वीडियो को अधिकाधिक लोगों के साथ आप प्रतिभागियों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।